हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे जैसे कि आप सभी को पता है, हम एसएससी सीजीएल मेंस को लेके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस जो एडिटोरियल बेस्ड हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि कैसे उनको फास्ट और इफ़ेक्टिव वे में सॉल्व किया जाए सो दैट हम मैक्सिमम मार्क्स अटेन कर सकें। ठीक है, जिसकी वजह से हम अपना नाम मेरिट में श्योर कर सकें कि हमारा नाम मेरिट लिस्ट में आ रहा है। ओके, तो फंडा यही है कि एसएससी सीजीएल मेंस में मेजर पार्ट जो आता है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का आता है। ठीक है, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के मार्क्स जो वो ऐसे मार्क्स हैं जो आपकी कोई भी ना तो कम्युनिकेशन स्किल ना आपकी ग्रामर स्किल्स के बेस पर होती हैं। ठीक है, और ये मार्क्स ऐसे हैं क्योंकि ग्रामर जो है वो सभी बच्चों ने करी है। ठीक है, तो ये मार्क्स ऐसे हैं जो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स, तो ये मार्क्स तो जहाँ पे आपके कटेंगे या दूसरे बच्चे के आएंगे आपके कट जाएंगे, आपके जहाँ पे आएंगे दूसरे के कट सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आप सबको एक सेम प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा देगा। अपर एज सिर्फ कुछ बच्चों के पास होगा, बाकी सब तो सेम ही तराजू में है। ठीक है, तो इसमें मेरिट लिस्ट में नाम लाने के लिए अपर एज में होने के लिए हमें चाहिए एक्स्ट्रा मार्क्स। वो एक्स्ट्रा मार्क्स हमें मिलते हैं आरसी से। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से वो हमें एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। ओके, तो इसलिए हम इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करें ताकि बच्चे से डरे नहीं और इसको ईजिली सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो अब सेशन को स्टार्ट करते हैं विद थॉट ऑफ द डे विच इज़ एवरी थिंग यू कैन इमेजिन इज़ रियल। यानी कि जो भी आप सोचते हैं सोच सकते हैं, ठीक है, इमेजिनेशन आपकी जहाँ तक जा सकती है वो सब सच है। कैसे सच है? क्योंकि जहाँ तक आपकी इमेजिनेशन जा सकती है, अगर आप उस इमेजिनेशन को हकीकत में बदलने का चाहते हैं, ठीक है, तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, आपको मेहनत करनी है। ठीक है, इसको रियलिटी बनाने के लिए, इसको रियल बनाने के लिए, रियलिटी का पार्ट बनाने के लिए आपको सिर्फ हार्डवर्क, डेडिकेशन, है ना, परसिस्टेंसी, ये कुछ चीज़ें चाहिए। ठीक है, और ये सब क्योंकि अभी आप बोल रहे हैं कि ये सपना था, लेकिन बाद में हकीकत हो सकती है। अगर आप इन सभी चीज़ों को एक साथ एस्पेक्ट्स को लेके चले तो ये हकीकत हो सकती है। तो बोल रहे कि जो भी चीज़ आप इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है, आप सोच सकते हैं, वो आप कर सकते हैं, वो रियल है, वो हो सकता है, पॉसिबल है, वो रियल है। वो रियल क्यों है? क्योंकि आप ही डिसाइड करेंगे कि आपने उसको रियल बनाना है या नहीं बनाना। ओके, तो आज के सेशन में हम आरसी डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, एसएससी सीजीएल मेंस को ध्यान में रखते हुए। इससे पहले ये आज जो हम सेशन डिस्कस कर रहे हैं वो सेशन 24 है। हमारे इंग्लिश माध्यम के टेलीग्राम चैनल पे आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। और ये मॉक टेस्ट नंबर 24 जो आज लाइव हुआ था उसका पैसेज नंबर 1 हम डिस्कस कर रहे हैं आज। ठीक है, इससे पहले 23 मॉक टेस्ट ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पे लॉग ऑन करके बाकी टेस्ट को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो हमें आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, 87K सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी, आप एक के जैसे जो स्टूडेंट्स हैं 87K सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी इंग्लिश माध्यम के टेलीग्राम चैनल पे जुड़ चुके हैं। ठीक है, अगर आप अभी तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ जाइए और सब्सक्राइब कीजिए। अपनी वोकेबलरी, अपने क्लॉज टेस्ट प्रैक्टिस करिए, पैरा जंबल प्रैक्टिस के लिए, हर चीज़, वोकेबलरी अच्छी करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए इंग्लिश की, और एसएससी सीजीएल मेंस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए। ओके, मेंस को प्रैक्टिस करने के लिए, प्रैक्टिस टेस्ट के लिए हमारे इंग्लिश माध्यम के टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो अभी तक के जितने भी सेशन हुए उसमें हमने एक चीज़ डिस्कस करी है कि आपको स्टार्ट पैसेज से नहीं करना है। ये एक बहुत ही गलत अप्रोच होती है, बिकॉज अगर आप पैसेज पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको नहीं पता, बहुत लंबे पैसेजेस होते हैं, आपको नहीं पता इनमें से कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है कौन सा पॉइंट नहीं इंपॉर्टेंट है। राइट, और इतना सब कुछ आपको याद भी नहीं रहेगा। जब आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे तब आप सारे इसके अंदर के जो भी कीवर्ड्स या की पॉइंट्स हैं वो भूल जाएंगे। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको अपने पहले सबसे पहले जाना है क्वेश्चंस के ऊपर। ओके, तो जब आप क्वेश्चंस के ऊपर चले जाएंगे तो आपको मिलेंगे यहाँ पे कीवर्ड्स या की पॉइंट्स। ठीक है, आपको सिर्फ उन्हीं कीवर्ड्स और की पॉइंट्स को ढूंढना है पैसेज के अंदर। जब आप इन कीवर्ड्स और की पॉइंट्स को अपने माइंड में रखेंगे
तो आप पैसेज पढ़, उसके बाद अगर आप पैसेज पढ़ेंगे, सबसे पहले आपने इनके ऊपर आए, फिर आपने ये कीवर्ड्स और की पॉइंट्स ढूंढे, फिर आप गए पैसेज के ऊपर, फिर आपने पढ़ा पैसेज। ओके, तो पैसेज पढ़ा तो आपको क्या होगा, पैसेज पढ़ते पढ़ते वो कीवर्ड या की पॉइंट मिल जाएगा और आपके आंसर वहीं सॉल्व हो जाएंगे। ऐसे क्या होगा, आप पहले पैसेज पढ़ेंगे, फिर आप क्वेश्चन पे आएंगे, फिर आप वापस पैसेज पे जाके उसका आंसर ढूंढेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे आंसर्स याद रहे। एक आधा हो सकता है आपको याद रहे कीवर्ड या की पॉइंट जो भी आपने पैसेज में पढ़ा था, लेकिन बाकी आप भूल जाएंगे, फिर आप वापस पैसेज में जाएंगे, तो इससे क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, तो हम पहले करेंगे क्वेश्चंस पढ़ेंगे और कीवर्ड्स और की पॉइंट्स कोशिश करेंगे अपने दिमाग में रखने की, नहीं भी रहते तो कम से कम एक या दो तो रहेंगे और उनके आंसर हमें मिल जाएंगे। ओके, पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन बिहाइंड द वीकनिंग ऑफ रुपीज इन टर्म ऑफ डॉलर। बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सा वो कारण है जिसकी वजह से रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले कम हो गई। ठीक है, रुपया जो है डॉलर के मुकाबले कमज़ोर हो गया। कौन से पॉइंट्स इनमें से, तो हमें वो रीज़न फाइंड आउट करने हैं पैराग्राफ में जहाँ पे ये मेंशन है कि डॉलर के मुकाबले रुपया क्यों कमज़ोर हुआ। ओके, तो हमें मिल गया रीज़न फाइंड आउट करना है जो कि बताता हो कि डॉलर के मुकाबले रुपया क्यों कम हुआ। ओके, जो $1 की कीमत अगर 75 रुपीज़ थी, तो वो 75 से $1 की कीमत अब 75 रुपीज़ से गिरकर 78 रुपीज़ पे अगर पहुंच गई, तो वो क्यों उसकी कीमत इतनी घटी। ठीक है, रुपए की कीमत घटी है ना, इसमें क्यों घटी है हमें ये फाइंड आउट करना है। ओके, सेकंड है क्वेश्चन, ऑफ विच फैक्ट इज प्रोवाइडिंग little solace to Indian companies reliant on imports of raw materials or services। solace मतलब होता है सांत्वना देना। ठीक है, सांत्वना देना। तो वो बोल रहे हैं कि वो कौन सा ऐसा फैक्ट है जो कि इंडियन कंपनीज को एक सांत्वना देता है। ठीक है, उनको एक थोड़ा सा तसल्ली बख्श कुछ तसल्ली देता है। उन किन कंपनीज को, उन कंपनीज को जो कि रिलायंट है, यानी कि जो कि डिपेंडेंट है किसके ऊपर, इम्पोर्ट्स के ऊपर, ऑफ रॉ मटेरियल्स और सर्विस, जो अपने रॉ मटेरियल या सर्विसेज बाहर से इंपोर्ट करते हैं, दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करते हैं। उन कंपनीज को किस प्रकार की सांत्वना, उन कंपनीज को सांत्वना देने वाला कौन सा फैक्टर है। ओके, तो हमें वो फैक्टर आइडेंटिफाई करना है जो इंडियन कंपनीज जिनका मटेरियल बाहर से आता है या सर्विसेज बाहर से आती हैं उनको सांत्वना मिलती है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। द रूपी इज येट अगेन फेसिंग रिन्यूड प्रेशर along with major peers as the dollar continues to strengthen। वो बोल रहे हैं कि रुपए में फेसिंग रिन्यूड प्रेशर मतलब उसको रुपए को दोबारा से एक नया या फिर रिज्यूम किया गया, नया बोल सकते हैं रिन्यूड को। ठीक है, नवीन है ना, या फिर इसको ये भी बोल सकते हैं रिन्यूड मतलब होता है कि जैसे आपने एक जगह पे आप चल रहे थे, फिर आपने यहाँ पे हॉल्ट ले लिया, थोड़ी देर रुक गए, है ना, 1-2 घंटे रुक गए, उसके बाद फिर चलने लगे, तो वो रिन्यूड हो गया, है ना, आप में दोबारा से एनर्जी आ गया, फिर एकदम तेज़ी से चलने लग पड़े। तो यहाँ से आपने जो दोबारा स्टार्ट किया, आपकी जर्नी तो यहीं से स्टार्ट थी, ए पॉइंट से स्टार्ट थी। ठीक है, लेकिन बी पॉइंट पे आप थोड़ी देर के लिए रुक गए, सी पॉइंट के लिए बढ़ गए, फिर उसके बाद थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रेस्ट करके फिर रिन्यू होके, रिफ्रेश होके यहाँ से आगे बढ़ गए। तो ये क्या हुआ, रिन्यू। तो वो बोल रहे हैं कि जो अब बढ़ा हुआ प्रेशर जो आया है किसके ऊपर, रुपी के ऊपर और उसके मेजर पीयर्स के ऊपर। एज अब पीयर्स का मतलब होता है हमारे सब, जैसे मैं अब किसी क्लास में पढ़ती हूँ, ठीक है, तो मेरे पीयर्स क्या होंगे, मेरे क्लासमेट्स होंगे। ठीक है, वो मेरे क्लासमेट्स जो हैं वो मेरे पीयर्स हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं कोई वर्किंग वुमेन हूँ, ठीक है, तो वर्क जॉब करती हूँ, तो मेरे पीयर्स कौन होंगे, तो मेरे पीयर्स होंगे मेरे कलीग्स, है ना, जो मेरे कोवर्कर्स होंगे वो मेरे पीयर्स होंगे। ओके, और इसके अलावा जैसे अगर मैं कहूँ कि यही एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो ये होता है, तो पीयर्स मतलब क्या होता है, जो उनके साथ वाले। और ठीक है, तो अब वो बोल रहे हैं कि इसमें पीयर्स, व्हाट डज द टर्म पीयर रेफर टू। यहाँ पे पीयर्स किसको रेफर किया जा रहा है, इस सेंटेंस में पीयर किसको रेफर किया जा रहा है। तो हमें थर्ड कीवर्ड भी मिल गया कि हमें पीयर किसको रेफर किया जा रहा है वो पता करना है।
ठीक है। अब रुपए की बात है तो ऑब्वियस सी बात है कि रुपए के साथ में उसके पीयर क्या होंगे, जो अदर कंट्रीज के जो करेंसी है वही होगी इसका पीयर। ठीक है, वो कह रहा है कि जब डॉलर मजबूत हो रहा है तो रुपया, रुपी और जो उसके सहयोगी हैं, सहयोगी कौन होंगे रुपी के, जो अदर कंट्री की करेंसीज होंगी वही होंगी, है ना। ये तो हमें समझ में आ रहा है। तो पीयर का मतलब क्या हो गया, करेंसीज ऑफ अदर कंट्री, ऑप्शन सी। सेंट्रल बैंक ऑफ अदर कंट्रीज नहीं, मेजर इकोनॉमीज इन टर्म्स ऑफ जीडीपी नहीं, करेंसीज ऑफ अदर कंट्रीज दूसरे देशों की जो करेंसी है वो, तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। ठीक है, ये तो हमें यही पता चल रहा है, इसके लिए तो पैसेज पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी सही आंसर है। अकॉर्डिंग टू स्पीकर, what would be the adverse effect of the Fed's projection of further steep monetary tightening? Feds मतलब जो यूएस का बैंक है फेडरल रिपब्लिक करके, उसको फेड्स करके नाम दिया हुआ है। ठीक है, मतलब शॉर्ट में बोला हुआ है। तो बोल रहे हैं कि इनका जो प्रोजेक्शन है, यानी कि इन्होंने, प्रोजेक्शन क्या होता है, अभी आपको पता है आरबीआई भी हमारी जो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सॉरी इन्फ्लेशन है ना, जो हम कई बार न्यूज़ सुनते हैं कि इन्फ्लेशन दर इतनी रहेगी, ठीक है, महंगाई दर इतनी रहेगी, मुद्रास्फीति इतनी रहेगी, तो उनके प्रोजेक्शंस करता है, यानी कि उनका अनुमान लगाता है, घटित होने से पहले ही उसके अनुमान लगाता है कि ये इतना रहना चाहिए, या हमारे अंदाजे से ये 6% रहेगा। ठीक है, आने वाले 3 मंथ्स में ये 6% रहेगा। तो वो क्या कर रहे हैं, एक प्रोजेक्शन बता रहे हैं। ठीक है, कि इतना रहना चाहिए या इतना रहेगा, हम चाहते हैं कि ये इतना रहे या इतना रह सकता है। वो किस बेसिस पे देखते हैं कि आज की डेट में क्या सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं, ठीक है, आने वाले टाइम में उनके क्या हो सकते हैं प्लानिंग्स। अब इसमें सिर्फ यही चीज़ें नहीं होती, इसमें ये भी होता है कि वर्ल्ड इकोनॉमी पे क्या अफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, आपने देखा होगा कई बार बहुत सारे विशेषज्ञ बैठते हैं, पैनल मेंबर्स बैठते हैं कई कई चैनल्स पे, है ना, और वो वहाँ पे उसके ऊपर सारे डिस्कशन कर रहे होते हैं कि हम अनुमान लगा रहे हैं, या मेरे हिसाब से इतना रहेगा, है ना। वो लोग क्या करते हैं, प्रोजेक्शंस दे रहे होते हैं अपने अपने। तो बोल रहे हैं कि फेड के जो प्रोजेक्शंस हैं, जो भी उसने प्रोजेक्शंस दिए हैं, है ना, वो व्हाट वुड बी द एडवर्स इफेक्ट, उनके जो सबसे बुरे इफेक्ट, बुरा जो प्रभाव पड़ेगा ऑफ फर्दर स्टीप मॉनेटरी टाइटनिंग, किसके ऊपर, कि वो जो मॉनेटरी टाइटनिंग क्या होता है, मॉनेटरी टाइटनिंग एक फाइनेंशियल टर्म है। इसमें क्या करते हैं वो लोग कि ना रेट्स बढ़ा देते हैं, रेपो रेट, जैसे बैंक में ब्याज दरें बढ़ा दी या कुछ भी, तो उससे क्या होगा, उनके पास लोन लेने के लिए कम लोग आएंगे। अब 4% अगर आपको लोन देना है, जैसे कि किसान को मिलता है 4% पे, तो वो ज़्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि हमें मिल जाए। लेकिन जहाँ पे आपको 4% ब्याज की जगह 10% ब्याज करना पड़ेगा वापस, है ना, ब्याज दर के तौर पर, तो आप सोचेंगे रहने दे यार, लोन नहीं लेते हैं, क्योंकि लोन से जितना लोन लेंगे उससे डबल तो देना पड़ जाएगा, तो बेटर है कि ना ही लें। तो मॉनेटरी टाइटनिंग एक टर्म है कि वो बहुत गहरी हो जाएगी, बहुत स्टीप हो जाएगी, मतलब एकदम उसमें स्टीप राइज आएगा, मतलब एकदम बढ़ जाएगी मॉनेटरी टाइटनिंग। तो वो स्पीकर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि फेड के जो प्रोजेक्शंस हैं उनकी वजह से बुरा असर होगा किसके ऊपर, जो हमारी मॉनेटरी टाइटनिंग है उसके बढ़ने के ऊपर। ठीक है, वो बढ़ जाएगी एकदम से, ऐसा क्यों कह रहे हैं। 5th क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द टर्म टेम। टेम मतलब होता है कि किसी को, जैसे बोलते हैं घोड़ा है, जंगली घोड़ा है ना, एक तो चलता क्यों नहीं, जंगली घोड़ा है अगर, ठीक है, तो उसको टेम कर रहे हैं। टेम कर रहे हैं मतलब उसको अपने कब्जे में कर रहे हैं। जंगली घोड़ा क्या करता है, वो इधर उधर भाग रहा है, वो किसी के हाथ में नहीं आ रहा, उसको काबू में करना। ठीक है, काबू में करना, डोमेस्टिकेट करना, पालतू बनाना। ठीक है, काबू में कौन होते हैं, पालतू ही होते हैं हमारे जो काबू में होते हैं, जंगली तो नहीं होते हमारे काबू में, है ना। तो पालतू बनाना, तो टेम मतलब भी हमें बिना पैसेज पढ़े ही पता चल रहा है कि डोमेस्टिकेट करना किसी एनिमल को। ओके, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें देखना है कि टेम, हमें तो पता चल रहा है कि वो किसी एनिमल को, लेकिन हम यहाँ पे फाइनेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम किस चीज़ को टेम रेफर कर रहे हैं वो हमें पैसेज पढ़ के पता चलेगा कि हम टेम किसको रेफर कर रहे हैं। ओके, तो ये 5 क्वेश्चंस थे आज के। अब हम चलते हैं अपने पैसेज की तरफ।
द रूपी इज येट अगेन फेसिंग रिन्यूड प्रेशर। ये हमने क्वेश्चन में पढ़ा था कि रुपए को प्रेशर दोबारा से प्रेशर झेलना पड़ रहा है। ठीक है, क्या प्रेशर झेलना पड़ रहा है? अलॉन्ग विद मेजर पेयर्स, जो उसके और सहयोगी हैं उनके साथ में, एज द डॉलर कंटिन्यूज टू स्ट्रेंथन। क्यों? क्योंकि जो डॉलर है वो बढ़ता जा रहा है, वो स्ट्रांग होता जा रहा है। स्ट्रेंथन कैसे? इन द वेक ऑफ मतलब इसके रिजल्ट के तौर पे। किसके रिजल्ट के तौर पे? ऑफ किसके रिजल्ट? द फेडरल रिजर्व्स लेटेस्ट जंबो 75 बेसिस पॉइंट्स इंटरेस्ट रेट इंक्रीज। बोल रहे किसकी वजह से वो बढ़ता जा रहा है डॉलर? जो फेडरल रिजर्व ने अपना लेटेस्ट 75 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। ठीक है, उनका जो इंटरेस्ट रेट था उसको उसने 75 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया। एंड द यूएस सेंट्रल बैंक्स अनइक्विवोकल मैसेज। अनइक्विवोकल का मतलब होता है स्पष्ट, एकदम डेफिनेट जो मैसेज उनने दिया है। किसने? यूएस के सेंट्रल बैंक ने जो एकदम स्पष्ट मैसेज दिया है, दैट इट रिमेन्स स्क्वायरली फोकस्ड ऑन टेमिंग इन्फ्लेशन। टेमिंग मतलब कम करना। ठीक है, अब यहाँ पे हमने पढ़ा था, क्वेश्चन हमारा था कि टेम वर्ड का मतलब क्या है इस पैसेज में। ठीक है, आ गया टेम वर्ड। ठीक है, टेम वर्ड भी आ गया और ये अलॉन्ग विद मेजर पियर्स वाला क्वेश्चन भी आ गया। हाँ, वो तो हमने वही सॉल्व कर दिया था कि अलॉन्ग विद मेजर पियर्स क्या हो गया? उसके सहयोगी, सहपाठी जो हो गए, यानी कि उसके समकक्ष जो हो गए। अब रुपए और डॉलर के समकक्ष कौन से होंगे? दूसरी देश की करेंसी होगी, है ना। तो वो बोल रहे हैं। और टेम का मतलब यहाँ पे हो गया उसको कम करना। उनका स्क्वायर मतलब एकदम सीधा सा फोकस उनका किसके ऊपर है? टेमिंग इन्फ्लेशन, यानी मुद्रास्फीति को काबू में करना। ओके, मुद्रास्फीति को काबू में करना। द इंडियन करेंसी वीकेंड पास्ट द 81 मार्क अगेंस्ट द डॉलर फॉर द फर्स्ट टाइम। बोल रहे जो इंडियन करेंसी है वो 81 जो मार्क था, यानी कि अभी तक हमने जो पिछली कभी भी जितनी बारी भी था उसमें हम 81 मार्क तक रीच कर चुके थे। ठीक है, अब $1 की कीमत 81 रुपए के रुपए। ठीक है, इतनी थी $1 की कीमत। अब वो इससे भी परे हो गई है, यानी कि $1 की कीमत 81 रुपीज से ज्यादा हो गई है, यानी कि 82 रुपीज हो गई है शायद। ठीक है, तो वो जो मार्क है हमने उसके भी परे चले गए। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार एवर। कब? पहली बार, अभी तक के इतिहास में पहली बार। इन फ्राइडेज इंट्राडे ट्रेड। इंट्राडे ट्रेड होता है जो हमने कुछ स्टॉक्स खरीदे, जो आपने देखा होगा शेयर मार्केट में लोग पैसा लगाते हैं ना, तो वो इंट्राडे ट्रेडिंग होता है कि जो डेली बेसिस पे आप पैसा लगाते हैं और निकालते हैं। आज मैंने पैसा लगाया और शाम तक या तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, जो भी हुआ। अगर प्रॉफिट हुआ तो मैंने पैसा निकाल लिया, और अगर लॉस हुआ तो लॉस हुआ तो निकालने का कोई सवाल नहीं उठता। ठीक है, ये इंट्राडे फ्राइडे को जो इसका इंट्राडे ट्रेड हुआ था उसमें पहली बार रुपए की कीमत 81 मार्क के पॉइंट को रीच कर गई अगेंस्ट डॉलर, यानी कि इतना कमजोर हो गया। बिफोर एंडिंग द वीक एट अ न्यू रिकॉर्ड क्लोजिंग लो। बोलते हैं कब? जब देखो, आपको पता है सैटरडे संडे को मार्केट बंद रहता है। मार्केट इन द सेंस हमारा बाजार वाला मार्केट नहीं, मार्केट इन द सेंस शेयर मार्केट। ओके, तो कह रहे हैं कि जो इसकी गिरावट है वो अभी तक के सबसे निचले स्तर पे, रिकॉर्ड निचले स्तर पे क्लोज हुआ है बाजार। ठीक है, यानी कि आज तक इतने निचले स्तर पे बाजार कभी क्लोज नहीं हुआ, शेयर मार्केट कभी इतने निचले स्तर पे क्लोज नहीं हुआ। ठीक है, तो रिकॉर्ड क्लोजिंग लो। द रुपीज स्लाइड वॉज सॉफ्टन्ड। रुपी की स्लाइड मतलब जो नीचे की उसकी गिरावट है। स्लाइड आपको पता है बच्चे खेलते स्लाइड पे, यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और यहाँ से फिसल के नीचे आते हैं, है ना। तो वो बोल रहे हैं कि जो रुपए की जो गिरावट है, ये हमारा रुपया है जो लुढ़क रहा है नीचे की तरफ। ठीक है, इसकी जो गिरावट है वो सॉफ्टन मतलब धीमी कर दी गई। किसके द्वारा? बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज इंटरवेंशन, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसमें हस्तक्षेप किया। इंटरवेंशन किया मतलब इंटरवीन किया, मतलब हस्तक्षेप किया। टू स्मूदन वॉल्टैलिटी। स्मूदन मतलब उसको धीमा करना। ठीक है, वॉल्टैलिटी का मतलब होता है उसकी जो अस्थिरता थी उसको स्मूथ करना, उसको ढीला करना। कैसे किया उन्होंने उसको स्मूथ किया उसने बीच में हस्तक्षेप करके।
अब उसमें किस तरीके का हस्तक्षेप किया वो हम आगे देखते हैं। ओके, द क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट ऑफ सच इंटरवेंशन जो इस तरीके के बीच में जो हस्तक्षेप होते हैं उसका जो मिला जुला इम्पैक्ट होता है ओवर द 12 मंथ्स। कब? जो पिछले पूरे 12 महीनों के ऊपर जो इसका मिला जुला इम्पैक्ट हुआ, कब से, मतलब आने वाला जो उतने भी 12 महीनों के ऊपर इसका मिला जुला इम्पैक्ट जो होगा, कब से, 16 सितंबर से लेकर, वो क्या हुआ है, हैज श्रंक द आरबीआई's वॉर चेस्ट। उसने क्या किया, जो आरबीआई का जो वॉर चेस्ट था, वॉर चेस्ट क्या होता है, देखो हर एक कंट्री ना अपने पास अपना फॉरेन रिजर्व रखती है, ठीक है। वो फॉरेन रिजर्व क्यों रखती है, जैसे हमारे देश के पास डॉलर भी होगा, अमेरिकन डॉलर भी होगा, ठीक है। दुबई की जो करेंसी है, दिन जो भी उनकी करेंसी है दुबई की, वो उसका स्टॉक भी होगा, और ज़्यादातर उन मेजर देशों का स्टॉक होगा जिनके साथ में हमारी ट्रेडिंग होती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस होता है, उसका हमारे पास कुछ स्टॉक होगा। क्यों? क्योंकि जब हमने उनसे कुछ, गवर्नमेंट ने उनसे कुछ खरीदना हो, फंडिंग चाहिए, ठीक है, उस टाइम पे हम इस करेंसी को यूज कर सकें, तो इसको बोलते हैं वॉर चेस्ट। जो हमारे पास ऐसा क्या बोलते हैं, भंडारण होता है ना, जैसे राजाओं के पास भंडारण होता था, है ना, पूरा उसका अपने सोने चांदी के आभूषणों का और मुद्राओं का, है ना, वो उसको बोलते हैं वॉर चेस्ट। किस चीज का वॉर चेस्ट? ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बाय ऑलमोस्ट 94 बिलियन टू 545.65 बिलियन। वो बोल रहे हैं कि इससे क्या हुआ कि आरबीआई का जो वॉर चेस्ट था, यानी कि जो भंडारण था विदेशी मुद्रा रिजर्व का, वो श्रिंक हो गया। श्रिंक हो गया मतलब कम हो गया, कहाँ से कहाँ, 94 बिलियन से 545.65 बिलियन पे पहुंच गया, ठीक है। अब हम लोग अगर नॉर्मल भाषा में समझें तो 545.6 बिलियन तो 94 बिलियन से ज़्यादा ही होता है ना। लेकिन यहाँ पे ये टर्म रेफर करी जा रही है कि हमारे पास पहले इतने की ज़रूरत थी, अब हमें इतने की ज़रूरत है, ठीक है। मतलब हमारे पास पहले इतनी कमी थी कि हमें 94 बिलियन, मतलब ये आप फाइनेंशियल टर्म्स में समझिए कि मेरे पास पहले मेरे पास 900 रुपये थे, 1000 रुपये होने के लिए मेरे पास सिर्फ 100 रुपये कम थे, ठीक है। लेकिन अब मैंने किसी और देश को दे दिए तो अब मेरे पास ये इतने कम हो गए कि अब 1000 रुपये होने के लिए मेरे पास 400 रुपये कम हो गए। ओके, तो अब आप बोलेंगे कि 100 तो 400 से ज़्यादा नहीं होता, लेकिन अगर हम कमी के तौर पे बात करें तो 400 ऑब्वियसली ज़्यादा कमी है 100 के मुकाबले में, ठीक है। तो ये उस तरीके से समझ रहे हैं हम। इनकी शायद कोई टर्म होती होगी इस तरीके से, हमें इसके बारे में ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, द फैक्ट दैट द rupee is not alone in depreciating against the dollar can be of little comfort। बोल रहे हैं कि ये जो सच्चाई है, ये जो फैक्ट है कि रुपया अकेला नहीं गिर रहा, डिप्रिशिएटिंग, यानी कि वो अकेला नहीं कमजोर हो रहा, किसके मुकाबले, डॉलर के मुकाबले, कैन बी ऑफ लिटिल कंफर्ट टू इंडियन कंपनीज रिलायंट। अब आपको याद है हमने क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें बोल रहा था कि इंडियन कंपनीज को कौन सी चीज सांत्वना दे रही है, वो यही बात सांत्वना दे रही है कि रुपया अकेला नहीं गिर रहा, बाकी देशों की करेंसी भी गिर रही है, ठीक है। इस वजह से उनको सांत्वना मिल रही है क्योंकि उनका मेजर जो बिजनेस है वो इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल और सर्विसेज के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और अगर हमारा पैसा कमज़ोर होएगा, रुपए की कीमत हमारी गिरेगी, है ना, अगर आप सपोज करो कि सिर्फ हमारे रुपए की कीमत गिर रही होती और बाकी देशों के जो करेंसी है उसकी कीमत बढ़ रही होती, तो हम कोई भी चीज़ खरीदते वो हमें महंगे दाम पे मिलती, उस देश को वो सस्ते दाम पे मिलती, है ना, उनको ये कम रेट पे मिलती, तो अब हमारे पास फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग महंगी होगी। अब जब हम उसको बाहर बेचेंगे या अपनी मार्केट में बेचेंगे तो हमारे जो उसकी कीमत हो जाएगी प्रोडक्ट की वो ज़्यादा हो जाएगी, और सेम प्रोडक्ट दूसरी कंट्री ने बनाया उनकी कम होएगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं महंगी चीज़, अगर सेम ही क्वालिटी की दो कंट्रीज़ ने बनाई हुई चीज़ें हैं तो मैं महंगी वाली क्यों लूँगी, मैं तो सस्ती वाली लूँगी। तो बिजनेस किसके पास गया, दूसरी कंट्री के पास। तो
तो हमारे लिए ये निश्चिंता की बात है कि दूसरी कंट्रीज की करेंसी भी गिर रही है, जिसके जिसकी वजह से जो इंडियन कंपनीज है जिनका मेजर जो इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल या सर्विसेज का काम था, उनको स्मूथ फंक्शनिंग करने में अपने बिजनेस की कोई दिक्कत नहीं हो रही। ठीक है, दे आर स्ट्रगलिंग टू कंटेंड मतलब वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं कंटेंट करने के लिए, यानी कि रोकने के लिए इसका संघर्ष कर रहे हैं विद राइजिंग कॉस्ट। किसके साथ में कॉस्ट संघर्ष कर रहे हैं? जो उनकी बढ़ती हुई जो कीमतें हैं उसके साथ में। किसकी? एट अ टाइम व्हेन डोमेस्टिक डिमांड इज स्टिल, उस समय पे जब अभी भी जो हमारी घरेलू जो डिमांड है, मतलब हमारे देश की जो अभी बेसिक डिमांड है वो ये है टू रीगेन अ ड्यूरेबल पोस्ट पेंडेमिक फुटिंग, कि अपनी पकड़ जो अभी आपको पता है पेंडेमिक कोविड-19 इतना बड़ा एक ऐतिहासिक वो होकर गया है, पेंडेमिक होकर गया है, जिसकी वजह से हर एक देश की इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही है। ठीक है, तो अभी तो हमारा सबसे बड़ा मकसद ये है कि पेंडेमिक के बाद में अपने आप को मजबूती से खड़ा कर सकें। ठीक है, फुटिंग मतलब अपने इम्प्रिंट्स को, अपनी पकड़ को मजबूत बना सकें। तो अभी तक तो हमारा सबसे मेन मकसद यही है। अभी हम राइजिंग कॉस्ट के साथ में स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, और अभी सबसे मेन हमारा मकसद ये है कि हम अपने आप को पेंडेमिक के बाद वाली सिचुएशन में सही तरीके से, स्थिर तरीके से खड़ा कर सकें। ठीक है, the higher import bill is also bound to add inflationary pressures। जो बोल रहे हैं कि अगर हम बाहर से खरीदते जाएंगे, देखो कोई भी कंट्री है, मेरे पास चाहे फॉरेन एक्सचेंज 5, सपोज करो जब हमारी आज़ादी हुई है ना, मेरे साथ में और 5 कंट्रीज की आज़ादी हुई, सबका जो उस टाइम का फॉरेन एक्सचेंज था, ठीक है, वो था 5-5 करोड़, 5 करोड़ 5 करोड़ 5 करोड़। ठीक है, इसका भी 5 करोड़, इसका भी 5 करोड़, इसका भी 5 करोड़, इसका भी 5 करोड़। लेकिन ये जो 3 कंट्रीज हैं, इन्होंने अपने देश में प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी। ठीक है, इन 5 करोड़ का यूज़ करके इन्होंने अपने देश में प्रोडक्शन स्टार्ट करी। 2 करोड़ से इन्होंने बाकी देशों से इंपोर्ट करा रॉ मटेरियल, 2 करोड़, बाकी 3 करोड़ से अपने देश में प्रोडक्शन करी और फिर बाहर एक्सपोर्ट करके इनने 5 करोड़ से 20 करोड़ कमा लिए। लेकिन ये जो बाकी 2 कंट्रीज थी, इन्होंने क्या करा, इन्होंने सिर्फ इन्होंने सोचा कि हम ज़्यादा माल इकट्ठा कर लेंगे, इन्होंने 5 करोड़ से पूरे के पूरे माल ही इकट्ठा कर लिया। ठीक है, तो अब ये प्रोडक्शन के लिए प्लांट्स कहाँ से लगाएंगे? प्रोडक्शन के लिए प्लांट्स नहीं लगाएंगे तो वो कच्चा माल थोड़ी खाएंगे। इनको वो, अगर इनकी प्रोडक्शन ही नहीं होएगी तो ये बेचेंगे क्या, है ना? या तो फिर इनके खुद के देश में ऐसी चीज़ें हों जिनको ये बेच सके। तो बोल रहे हैं कि अगर हम सिर्फ खरीदते रहेंगे, जो हमारे हायर इम्पोर्ट बिल्स हैं, यानी कि हमारे जो इम्पोर्ट की डिमांड बढ़ गई है उसके जो बिल्स बढ़ते जा रहे हैं, इज ऑल्सो बाउंड टू एड इन्फ्लेशनरी प्रेशर, यानी कि वो भी क्या करेगा, वो भी बाउंड मतलब वो भी मजबूर है किस चीज़ को ऐड करने के लिए, वो भी हमारे ऊपर एक प्रेशर बना रहा है हमारी महंगाई दर के ऊपर, टू एन इकोनॉमी ऑलरेडी बी सेट। वो किसके ऊपर? हमारे ऊपर, जबकि हमारी जो इकोनॉमी है वो ऑलरेडी बी सेट है। ठीक है, बी सेट का मतलब होता है कि वो पहले ही घिरी हुई है बाय परसिस्टेंटली एलिवेटेड इन्फ्लेशन, यानी कि परसिस्टेंस का आपको मतलब पता है, लगातार, एलिवेटेड मतलब बढ़ते जा रहा, बढ़ने वाला, इन्फ्लेशन यानी कि वो ऑलरेडी घिरी हुई है, ऑलरेडी घिरी हुई है लगातार बढ़ते हुए इन्फ्लेशन से, एंड फर्दर कॉम्प्लिकेट्स मॉनेटरी पॉलिसी मेकर्स एफर्ट्स टू रेन इन द प्राइस गेन्स। वो बोल रहे हैं, और ये क्या करेगा, ये रिजल्ट करेगा कॉम्प्लिकेशंस में। किस चीज़ के कॉम्प्लिकेशंस में? इसको किस चीज़ को जटिल बना देगा? जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, जो हमारे पैसे का हिसाब किताब रखते हैं, उनके बेसिस पे पॉलिसी बनाते हैं, उनके जो एफर्ट्स हैं, ठीक है, उनके जो अभी तक के प्रयास हैं, किस चीज़ के प्रयास है? टू रेन इन मतलब क्या होता है? लगाम लगाना। ठीक है, पकड़ बनाना, किस चीज़ के ऊपर? जो हमारे प्राइस बढ़ रहे हैं उसके ऊपर। ठीक है, उसके ऊपर लगान लगाने के उनके जितने भी एफर्ट्स हैं उनको वो और जटिल कर देगा। ठीक है, द रुपीज मोर देन 8% डिप्रिसिएशन अगेंस्ट द डॉलर सो फार इन 2022, यानी कि जो रुपए की अभी तक की जो 8% से ज़्यादा की डिप्रिसिएशन, यानी कि घटी हुई कीमत। यहाँ पे क्या होता है
कि रुपया जो है $1 के मुकाबले जो भी उसकी कीमत होगी वो रुपए की वैल्यू है ना, तो इसकी वैल्यू कब कम हो रही है, जब इसकी कीमत बढ़ जाएगी। $1 के मुकाबले हमें पहले ₹4 देने पड़ रहे थे, ठीक है, अब $1 के मुकाबले हमें ₹10 देने पड़ रहे हैं, तो रुपए की कीमत घट गई ना डॉलर के मुकाबले। तो वो जो रुपए की 8% से भी ज़्यादा घटी हुई कीमत है अभी तक 2022 में, विद ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द वीकनिंग हैविंग अकर्ड, जिसमें से जो सबसे ज़्यादा कमज़ोरी इसमें आई है इन द वेक ऑफ, वो क्यों आई है, किस वजह से ये इन द वेक ऑफ मतलब परिणाम स्वरूप, किसके परिणाम स्वरूप आई है, रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन ऑन February 24। जो रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला बोला है ना, उसको इन्वेजन किया है 24 फरवरी को, उसकी वजह से आई है। हैज़ ऑल्सो लार्जली ऑफसेट, इसने क्या किया है, इसने बिल्कुल बराबर कर दिया है किस चीज़ को, whatever gains that may accrue from the fact, जो भी अब तक के गेन्स हुए थे, जो भी अब तक के हमें प्रॉफिट्स हुए थे, किस वजह से, जो भी अब तक के हमने लॉकेट प्रॉफिट्स प्राप्त किए थे, किस वजह से, एक्रू मतलब होता है प्राप्त करना, फ्रॉम द फैक्ट दैट प्राइस ऑफ इंडियन बास्केट ऑफ क्रूड ऑयल, इंडियन बास्केट ऑफ क्रूड ऑयल जो है ये फिर एक इंडियन बास्केट जो है वो फिर एक फाइनेंशियल टर्म है, इसका कुछ तेल का डेफिनेशन होता है कि ये कच्चे तेल की और जो स्वीटेंड ऑयल जो होता है कच्चा, उसकी जो कीमत होती है, उसका जो भंडारण होता है उससे रिलेटेड, ठीक है। तो ये आप, अगर आपको इसके बारे में पूरा डेफिनेशन चाहिए तो आप हमारी इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है, वहाँ से आप अपनी वोकैब भी अच्छी कर सकते हैं और जो बाकी बेसिक टर्म्स हैं आप उनको भी देख सकते हैं, ओके। तो जो कच्चे तेल की जो प्राइस थी, ठीक है, इंडियन बास्केट जो था उसका, ठीक है, हैज़ नाउ रिट्रीटेड, रिट्रीटेड मतलब उसने वापस प्राप्त कर लिया, उसने अपने आप को उभार लिया, ठीक है, सब्सटेंशली मतलब काफ़ी अच्छी तरीके से, सब्सटेंशली मतलब एक ऐसी नज़रिया जो दिख रहा हो, ठीक है, एक ऐसी कीमत जो दिख रही हो, विजिबल हो, ठीक है, तो एक उसने अपने आप को उभार लिया, ठीक है, सब्सटेंशली मतलब दिखने वाले, मतलब उसका नतीजा सामने दिख रहा है, एंड इज क्लोज टू इट्स प्री वॉर लेवल, यानी कि जो वॉर से पहले जो उसका लेवल था ना उसके बराबर आ चुका है वो, ओके। तो इस अब ये क्या कह रहा है कि जो रुपए की घटती हुई कीमत वो किस वजह से बेसिकली हुई थी, जो रशिया ने इन्वेजन करा था और इसकी वजह से क्या हुआ, उसने बराबर कर दिया किस चीज़ को, जो भी हमने अभी तक अपनी इंडियन बास्केट से प्रॉफिट करा था ना उसको बराबर कर दिया, जिसको अभी हमने जिसको हमने रिट्रीट कर लिया है, रिट्रीट कर लिया यानी कि हमने वापस प्राप्त कर लिया है और हम लगभग उस पोजीशन पे पहुंच चुके हैं जो वॉर से पहले हमारी थी। थोड़े कॉम्प्लिकेटेड से स्टेटमेंट है, ध्यान से समझिएगा, ओके। ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स टू हैव वंस अगेन टर्न नेट सेलर्स ऑफ इंडियन स्टॉक्स एंड डेब्ट्स, बोल रहे हैं कि जो विदेशी पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, वो भी एक बार फिर से सामने आए हैं, कैसे, नेट सेलर्स के तौर पर, यानी कि हमारे जो विक्रेता के तौर पर, मूल विक्रेता के तौर पर, किस चीज़ के, जो इंडियन स्टॉक्स हैं उनके, ठीक है। इन द लास्ट 2 सेशंस, जो पिछले 2 सेशंस हुए थे उन दोनों में, आफ्टर हैविंग रिज्यूम्ड देयर परचेजेस, किसके बाद में, जब उनने अपनी परचेजेस को दोबारा स्टार्ट किया ऑफ लोकल एसेट्स, जो लोकल एसेट्स होते हैं उनको, लोकल एसेट्स मतलब उनने जब अपने देश की करेंसी, अपने देश के जो स्टॉक्स हैं उनको खरीदना दोबारा स्टार्ट किया ना, उसके बाद ये पहली बार मतलब हो रहा है कि वो लोग भी हमारे देश में ज़्यादातर नेट सेलर के तौर पे, मतलब हमारे देश के स्टॉक्स उनने बेचना शुरू कर दिए, अपने देश के खरीदना शुरू कर दिए, ठीक है, कब से, इन अगस्त एंड फॉर मोस्ट ऑफ दिस मंथ, अगस्त और इस महीने के ज़्यादातर टाइम में। एज अ रिजल्ट सो फार इन 2022, इसका नतीजे से अभी तक 2022 में FPIs have in total dumped 20.6 billion of Indian equity and debt, बोल रहे हैं कि इस वजह से 2022 में FPI मतलब फॉरेन जो भी होते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, ठीक है, उन्होंने अभी तक 20.6 मिलियन टन जो 6 बिलियन जो है वो जो इंडियन इक्विटी यानी कि इंडियन शेयर जो हैं वो डंप कर दिए। डंप करना मतलब क्या होता है,
एक तो होता है कि हमने कूड़ा डंप कर दिया, बाहर कचरे में फेंक दिया, ठीक है। यहाँ पे डंप करना मतलब होता है, सपोज करो मैंने 100 रुपये में स्टॉक खरीदा था, अब इस वक्त इसकी कीमत चल रही है 10, आप समझ लो 80 रुपीज़। तो अगर मैंने 100 रुपये का स्टॉक खरीद के 80 में बेचा तो मैंने नुकसान में ही बेचा ना, बट मैंने बेच दिया क्योंकि मुझे पता है कि इससे बात हो सकता है इसकी कीमत 60 पे पहुंच जाए या हो सकता है 40 पे पहुंच जाए अगर मैंने अभी नहीं बेचा तो उस डर के मारे में मैंने इसको डंप कर दिया, मतलब मैंने उसको घाटे में बेच दिया। ओके, तो बोल रहे हैं कि अभी तक वो लोग 20.6 बिलियन के हमारे शेयर्स बेच चुके हैं। ओके, फॉलोइंग 3 स्ट्रेट ईयर्स ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट। कब? जब वो पिछले लगातार 3 सालों से हमारे स्टॉक्स खरीद रहे थे, हमारे शेयर्स खरीद रहे थे। 3 स्ट्रेट नेट इन्वेस्टमेंट मतलब हमारे 3 सालों से लगातार हमारे स्टॉक्स में एक बड़े इन्वेस्टर के तौर पे सामने आए थे, अब वो नेट सेलर बन चुके हैं, ठीक है। एंड द फेड्स प्रोजेक्शन ऑफ फर्दर स्टीप मॉनेटरी टाइटनिंग। अब एक क्वेश्चन था जिसमें हमें पूछा गया था कि फेड के प्रोजेक्शन जो है फर्दर स्टीप टाइटनिंग के, उसका ये क्यों कहा गया कि आगे इफेक्ट पड़ेगा, तो वो यहाँ पे आ जाएगा आंसर। बोल रहे हैं कि जो फेडरल बैंक का जो है प्रोजेक्शन कि आगे जो मॉनेटरी टाइटनिंग करेगा वो, यानी कि आगे वो अपने रेपो रेट्स, रिवर्स रेपो रेट्स और बढ़ाएगा ऑफ एटलीस्ट अनदर 125 बेसिस। अभी उसने 75 बेसिस पॉइंट का किया था, आगे वो 125 बेसिस पॉइंट का बढ़ाने वाला है, ठीक है। इज ओनली लाइकली टू लीड टू मोर आउटफ्लोज, यानी कि उससे क्या होगा, ये जो अभी डंप करे थे ना 20.6 बिलियन कर दिया, ये और शेयर बिकेंगे इंडियन मार्केट में। किसके? हमारे। किसके द्वारा? फॉरेन इन्वेस्टर्स के द्वारा। ओवर द लास्ट क्वार्टर ऑफ दिस ईयर, मतलब जो इसका लास्ट क्वार्टर होगा इस साल का 2022 का जो लास्ट क्वार्टर होगा उसमें और आउटफ्लो होगा, ठीक है। यानी कि वो लोग और पैसा निकालेंगे और हमारे शेयर्स डंप करेंगे और हमारे देश से बहुत ज़्यादा पैसा बाहर जाएगा, ठीक है। विद द रुपीज रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, ये टर्म है, फिर से फाइनेंशियल टर्म है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन आपको या तो वो कैब में मिल जाएगी या फिर आप और रिसर्च करना चाहते हो तो आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, ओके। और ट्रेड वेटेड एवरेज, अगेन फाइनेंशियल टर्म, जो क्या होगा कि जो रुपए की रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट होगा और जो ट्रेड वेटेड एवरेज होगा रुपए की कीमत का, ऑल्सो सिग्नलिंग दैट, वो भी इस तरफ इशारा कर रहे हैं दैट द इंडियन करेंसी इज स्टिल ओवर वैल्यूड। वो बोल रहे हैं कि अगर अभी $1 $82 के मुकाबले है, अभी भी इसकी कीमत ज़्यादा है, ये हो सकता है 90 की कीमत रख रहा था लेकिन हमने फिर भी चलो 82 की कीमत दे रखी है इसको, अभी भी ओवर वैल्यूड है अपनी प्राइस से, एक्चुअल वैल्यू से। द RBI's रेट सेटिंग पैनल विल हैव अ फाइन टाइट रोप टू वॉक। वो बोल रहे हैं कि अगले हफ्ते, नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते RBI का जो रेट सेटिंग पैनल है उसको बहुत ही एक फाइन टाइट रोप टू वॉक का मतलब क्या होता है, एक बहुत मुश्किल घड़ी। आप समझो कि आपने सर्कस देखा है, उसमें देखा है कि वो एक तार के ऊपर स्टिक लेके चल रहे होते हैं, पतली सी रस्सी के ऊपर, तो वो कितने मुश्किल घड़ी होती है ना, वो उनके लिए कितना डेंजरस सिचुएशन होती है। तो वो बोल रहे हैं कि RBI के जो रेट सेटिंग पैनल के लिए बड़ी मुश्किल घड़ी है, उनको बहुत कड़े फैसले लेने होंगे और बहुत बैकलैश भी झेलना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट वीक जब उनको करना पड़ेगा, मीटिंग करनी पड़ेगी एज इट बैटल्स, क्योंकि उसका मुकाबला किसके साथ में, बैटल्स टू रिस्टोर अ सेम्बलेंस ऑफ प्राइस। सेम्बलेंस का मतलब होता है अनुरूप, ठीक है। किसके अनुरूप, उनको किसके साथ में बैटल करना है कि वो अपनी प्राइस स्टेबिलिटी को रिस्टोर करें, ठीक है, उसको वापस पाएं विदाउट चोकिंग ग्रोथ, अपनी प्राइस को स्टेबल करें, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपनी ग्रोथ को रोकना है, उसको मार डालना है, घुटाना है, ठीक है। अपनी ग्रोथ भी आपको बराबर चाहिए। बाय इंश्योरिंग द रुपी डज नॉट वीकन टू शार्पली। वो कह रहे हैं कैसे करेंगे ये, कि ये उनको इंश्योर करना पड़ेगा, ये उनको सुनिश्चित करना पड़ेगा कि रुपया एकदम तेजी से ना गिरे, ठीक है। पहली बात तो उन्हें यही सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि रुपया और फर्दर गिरे ना, ठीक है। गिरे तो गिरे पर इतना शार्पली ना गिरे जितना अब गिरा, ओके। तो ये था पैसेज। अब हमने देखा हमें कितने सारे क्वेश्चंस के आंसर पैसेज पढ़ते पढ़ते मिल गए, क्यों? क्योंकि हमें कीवर्ड्स पता थे। अब देखते हैं अपने आंसर्स।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन बिहाइंड वीकनिंग ऑफ रुपी इन टर्म ऑफ डॉलर। डॉलर के घटने का क्या, डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत घटने का क्या मकसद था, क्या रीजन था? सक्सेसिव इंक्रीजिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट बाय फेडरल रिजर्व। वो बोल रहे हैं कि फेडरल रिजर्व क्योंकि बार बार अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, ये रीज़न था। हमने तो पैसेज में यही रीज़न पढ़ा था कि जो रिजर्व है वो बार बार अपने कीमतें बढ़ा रहा है, रेट्स बढ़ा रहा है, तो इस वजह से वो बढ़ रहा है। आगे देख लेते हैं डोमेस्टिक इन्फ्लेशनरी प्रेशर। डोमेस्टिक जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है वो तो उसके वजह से आएगा, है ना। वो रीज़न नहीं है कि रुपए की कीमत घट रही है, वो तो उसकी रुपए की कीमत घटने की वजह से ये प्रेशर आ रहा है। ओके। परसिस्टेंट प्राइस स्टेबल इनस्टेबिलिटी इन मार्केट, कि जो मार्केट है उसमें वो लगातार जो है इंस्टेबिलिटी आ रही है कीमतों में, तो ये तो है एक रीज़न, पर हमने पैसेज में ये रीज़न डिस्कस नहीं करा है। द क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज इंटरवेंशन टू रिस्ट्रिक्ट, नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो इंटरवेंशन था उसकी वजह से तो रुपए की कीमत थोड़ी, जो उसमें गिरावट आई है वो थोड़ी स्लो हुई है, ठीक है। तो ये भी रीज़न नहीं है, यानी कि एक ही आंसर है, ऑप्शन ए। ओके, ऑप्शन ए इज द आंसर। सांत्वना देने वाला, कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जो फैक्टर है जो सांत्वना दे रहा है इंडियन कंपनीज को, तो उसका यही था कि बाकी देशों की करेंसी भी साथ के साथ वीक हो रही है ना, उसकी कीमतें भी बढ़ रही हैं, ठीक है। तो हमें वही देखना है कि अदर कंट्रीज का कहाँ है। ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैव बीन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड हु आर इन्वेस्टिंग इन सच कंपनी। वो बोल रहे हैं कि ओवरसीज जो मतलब जो फॉरेन के जो इन्वेस्टर्स हैं वो बढ़ गए हैं, जो कि ज़्यादा इन्वेस्ट करें इन कंपनीज में। हमने जबकि पढ़ा है कि वो तो जो पहले के इन्वेस्टमेंट थे वो भी डंप कर रहे हैं, मतलब कम कीमतों पे उसको बेच रहे हैं, तो वो तो इन्वेस्ट कर ही नहीं रहे इस वक्त। द रुपी इज़ नॉट अलोन इन डेप्रिसिएटिंग अगेंस्ट डॉलर। बोल रहे कि रुपया अकेला नहीं, कीमतें उसकी घट रही डॉलर के मुकाबले में, तो ये आंसर है। द प्राइस ऑफ इंडियन बास्केट ऑफ क्रूड ऑयल हैज़ नाउ रिट्रीटेड सब्सटेंशियली। वो बोल रहे हैं कि जो इंडियन बास्केट ऑफ क्रूड ऑयल जो है उसका प्राइस अब रिट्रीट हो गया है सब्सटेंशियली। तो ये मतलब इसकी वजह से तो क्या हुआ था, जो इंडियन बास्केट जो रिट्रीट हुआ था इसकी वजह से तो हमारा जो वो तो ये बोल रहा था कि जो हमारा महंगाई दर जो 8% से ज़्यादा घट गया है, वो घटा तो है उसके रशिया वॉर के बाद में, लेकिन वो अब हम स्टेबल आ रहे हैं, ठीक है। तो ये उसका आंसर नहीं है, तो आंसर सिर्फ एक ही है, ऑप्शन बी, कि जो रुपए की साथ में दूसरी कंट्रीज की करेंसीज भी कम हो रही है, कि रुपया अकेला नहीं है जो गिर रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज द आंसर। ओके, ये हमने पहले ही कर लिया था। पेयर्स का मतलब क्या होता है, करेंसीज ऑफ अदर कंट्रीज, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू स्पीकर व्हाट वुड बी द एडवर्स इफेक्ट ऑफ फेड्स प्रोजेक्शन ऑफ फर्दर स्टीप मॉनेटरी टाइटनिंग। वो कह रहे हैं कि अगर फेडरेशन ऑफ जो बैंक है वो ज़्यादा स्टीप मॉनेटरी टाइटनिंग के संकेत दे रहा है, तो उसका सबसे ज़्यादा खतरनाक इफेक्ट क्या हो सकता है। FPIs will dump more Indian equity and debt ओवर द लास्ट क्वार्टर ऑफ दिस ईयर। यही रीज़न, यही था उसका नतीजा कि और ज़्यादा वो डंप करेंगे, है ना। द रुपीज़ रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट विल बिकम अंडर वैल्यूड। वो बोल रहे हैं कि इसका जो ये जो रुपी का जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है वो अंडर वैल्यू हो जाएगा, जो कि हमने पढ़ा था कि वो अभी भी ओवर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड होने का कोई मतलब नहीं है, वो अभी भी ओवर वैल्यूड है, तो वो भी अपनी सही वैल्यू नहीं कर रहा, ठीक है। इट विल लीड टू स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंडियन रुपी। नहीं, जब हमारे देश में ज़्यादा कचरा फेंका जाएगा तो हमारा देश ग्रो करेगा क्या? नहीं करेगा ना। हमारा देश तो तभी ग्रो करेगा जब हमारे यहाँ से ज़्यादा खरीदारी होगी और बाहर जाएगी, ठीक है, तब हमारे देश ग्रो करेगा। तो जब डंप होएगा तो इंडिया ग्रो नहीं कर सकता, स्ट्रेंथन नहीं हो सकता, तो ये भी आंसर गलत है। ग्रोथ विल बी चोक्ड। वो बोल रहे ग्रोथ रुक जाएगी, ग्रोथ नहीं रुकेगी, ग्रोथ चलती रहेगी। ग्रोथ का इसमें कोई लेना देना नहीं है, अगर वो बढ़ाते हैं तो उसका लेना देना यही है कि हमारे जो शेयर मार्केट्स के जो शेयर्स हैं वो बाहर के लोग ज़्यादा डंप करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन
ए इज द करेक्ट आंसर। रुको, स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंडियन रुपी, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब टेम का मतलब क्या था? टेम का मतलब वैसे हमने पढ़ा था कि डोमेस्टिकेट करना, लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि उससे लड़ने की बात हो रही थी, किससे? महंगाई दर से, है ना? तो वो क्या हो रहा था? डोमेस्टिकेट करने की बात हो रही थी? नहीं, डोमेस्टिकेट तो जानवरों को किया जाता है। टू मेक लेस पावरफुल एंड ईजियर टू कंट्रोल, है ना? तो किसकी बात हो रही थी यहाँ पे? महंगाई दर को कम करने की, उसको लेस पावरफुल बनाने की और इजी टू कंट्रोल करने की, ठीक है। जनरल इंक्रीज इन प्राइजेस एंड फॉल इन परचेजिंग वैल्यू ऑफ मनी, बोल रहे कि जो सामान्य तौर पर अगर प्राइस बढ़ जाते हैं और परचेजिंग वैल्यू ऑफ मनी घट जाती है, उसको हम टेम करना बोलते हैं। नहीं, टू रीच अ डेस्टिनेशन, किसी मंजिल तक पहुंचना, उसको हम टेम करना बोलते हैं। नहीं, हम टेम करना बोलते हैं कि उसको लेस इफेक्टिव, यहाँ पे हम टेम करना बोल रहे हैं कि हमें महंगाई दर को लेस इफेक्टिव बनाना है, उसको कमज़ोर करना है और उसके ऊपर अच्छी पकड़ बनानी है, उसको इजी टू कंट्रोल करना है। ओके, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब आपको इसकी पीडीएफ, इस टेस्ट की पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पे। ज्वाइनिंग डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसके अलावा बच्चे, अगर आपने अपनी वोकैब अच्छी करनी है, वोकैब का आपको चाहिए, ठीक है, कंटेंट, आपको क्लॉज टेस्ट प्रैक्टिस करना है, ओके, ठीक है, आपको पैराजंबल प्रैक्टिस करना है, ओके। और अभी तक के जितने भी मॉक्स हुए हैं, अगर आपने वो अटेम्प्ट नहीं किए हैं, मॉक टेस्ट, अगर आप वो अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल पे जाइए, अलॉन्ग विद पीडीएफ आपको मिल जाएगा कंटेंट, ठीक है। इसके अलावा आप हमारी ऐप पे जाके भी देख सकते हैं सारा कंटेंट, ठीक है। वेबसाइट की डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिले हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, टेक केयर।